नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस श्री माधोपुर की यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। मैं भीमराज मीणा। आज अपन सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा पार्ट पढ़ेंगे और तीसरे पार्ट में अपन पढ़ेंगे लोथल और धोलावीरा। तो लीजिए आगे चलते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं लोथल। सबसे पहले अपन लोथल का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। तो लोथल का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का नगर। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ अपन ने देखा था मुर्दों का टीला, या फिर अपन कहेंगे मृतकों का टीला, लेकिन लोथल का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का नगर। अगला देखते हैं लोथल की भौगोलिक स्थिति। तो दोस्तों लोथल की भौगोलिक स्थिति देखिए। लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला गांव में ये तो है लोथल की भौगोलिक स्थिति। लोथल कहाँ है? लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला गांव में स्थित है। नदी किनारे की बात करेंगे तो लोथल का नदी किनारा है भोगवा। भोगवा नदी के किनारे लोथल स्थित है। दूसरा देखते हैं लोथल की खोज। तो दोस्तों लोथल की खोज और उत्खनन कब हुआ? 1957 ईस्वी में S.R. राव। कौन है? S.R. राव। इसके द्वारा लोथल की खोज एवं उत्खनन किया गया। लोथल का शाब्दिक अर्थ देखा अपन ने मुर्दों का नगर। भौगोलिक स्थिति है गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला गांव में, और नदी किनारा है भोगवा। लोथल की खोज एवं उत्खनन करता थे 1957 ईस्वी में S.R. राव। इनके द्वारा लोथल की खोज एवं उत्खनन कार्य करवाया गया। ध्यान रखेंगे, पहले भी मैंने बताया कि भारत में सिंधु घाटी सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान गुजरात राज्य से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन आ जाए कि भारत के किस राज्य में सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान स्थित है, तो गुजरात राज्य ऐसा है जहां पर सिंधु घाटी सभ्यता के सर्वाधिक स्थान प्राप्त होते हैं। अब अपन लोथल में क्या क्या प्राप्त होता है कि लोथल के उत्खनन में किन किन वस्तुओं के अवशेष प्राप्त होते हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले तो अपन बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा नगर था? लोथल था। तो देखिए दोस्तों लोथल के उत्खनन में बंदरगाह है, इसी को आप कह सकते हैं डॉक यार्ड।
गोदीबाड़ा और चौथा नाम लेंगे पतन नगर। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में यहां से एक बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था लोथल। इसी को अपन डॉकयार्ड कहेंगे, गोदीवाड़ा कहेंगे, पतन नगर कहेंगे। देखिए 214 गुणा 36 मीटर ईंटों से निर्मित एक आकृति प्राप्त हुई है जिसे विद्वानों ने बंदरगाह का नाम दिया है तथा इसमें प्रवेश करने के लिए 12 मीटर चौड़ा एक मार्ग भी था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखिए लोथल में बंदरगाह प्राप्त होता है और इस बंदरगाह का आकार था 214 गुणा 36 मीटर और इसमें प्रवेश करने के लिए एक 12 मीटर चौड़ा मार्ग था। तो इसी मार्ग के द्वारा संभवतः जहाज आते जाते रहे होंगे। इसके अतिरिक्त देखिए और क्या क्या मिलता है। एक ठीकरे पर सुमेरियन नावों के चित्र। अब संभवतः लोथल में सुमेरियन सभ्यता की नावें आती जाती रही होंगी। एक दूसरी मोहर पर चालाक लोमड़ी का चित्र। साहुल, दिशा मापक यंत्र, अग्नि वेदिकाएं, तीन युग्मितो समाधि। तराजू के पलड़े, रंगाई कुंड, चक्की के पाट, आदि वस्तुएं लोथल से प्राप्त होती है। मिट्टी से निर्मित घोड़े की मूर्तियां। तो देखिए दोस्तों, फिर मैं रिपीट कर रहा हूं। लोथल का शाब्दिक अर्थ है मुर्दों का नगर। भौगोलिक स्थिति की चर्चा की अपन ने, तो भौगोलिक स्थिति में अपन ने देखा कि लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले के सरगवाला गांव में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। खोज एवं उत्खनन की बात करें तो खोज एवं उत्खनन 1957 ईस्वी में S.R. राव के द्वारा करवाया गया। उत्खनन में बंदरगाह, इसे डॉकयार्ड कहेंगे, गोदीवाड़ा कहेंगे, पतन नगर कहेंगे। इसका आकार की अगर बात करें तो 214 गुणा 36 मीटर और इसमें प्रवेश का जो मार्ग था वो था 12 मीटर चौड़ा मार्ग। दूसरी बात, यहीं से अपन ने बात की, देखिए एक ठीकरे पर सुमेरियन नावों के चित्र। तो संभवतः सुमेरियन सभ्यता की नावें लोथल में आती जाती रही होंगी। यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का भी द्योतक है, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के भी प्रमाण यहां से प्राप्त होते हैं। चालाक लोमड़ी का एक चित्र
जिसे अपन कह सकते हैं कि पंचतंत्र की कहानियों का सबसे प्राचीन जो अवशेष प्राप्त होते हैं वो कहाँ से होते हैं? लोथल से प्राप्त होते हैं। साउल आप जानते होंगे, दिशा मापक यंत्र जो कि कंपास नीडल है, और यह दिशा मापक यंत्र इस बात को प्रमाणित करता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, लोथल के लोग जल मार्ग अर्थात जल यातायात से परिचित थे, समुद्री यात्राओं से परिचित थे। अग्नि वेदिकाएं, जिस तरह से कालीबंगा से अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई है तो लोथल से भी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त होती है। 3 युग्मित समाधियां, कालीबंगा में 1 युग्मित समाधि थी, जबकि लोथल से 3 युग्मित समाधियां मिलती है। तराजू के पलड़े, रंगाई कुंड, चक्की के पाठ और मिट्टी से निर्मित घोड़े की मूर्तियां, ये वस्तुएं लोथल से प्राप्त होती है। S.R. राव जो कि इसका उत्खनन करता था, S.R. राव ने लोथल को, विशेष है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा, S.R. राव ने लोथल को लघु हड़प्पा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी, लघु हड़प्पा एवं लघु मोहनजोदड़ो कहा है। यह सबसे महत्वपूर्ण है कि किस विद्वान ने लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो का नाम दिया है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों, S.R. राव ने लोथल को लघु हड़प्पा और लघु मोहनजोदड़ो का नाम दिया है। तो यह था लोथल। अब इससे आगे चलते हैं। अगला स्थान लेते हैं अपन धोलावीरा। लीजिए, सिंधु घाटी सभ्यता का अगला स्थान है जो कि गुजरात राज्य में पाया गया है, वो है धोलावीरा। धोलावीरा का भी शाब्दिक अर्थ होता है और इसका शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। अब धोलावीरा है कहां? देखिए, धोलावीरा गुजरात के कच्छ क्षेत्र में स्थित है। शाब्दिक अर्थ लिया अपन ने सफेद कुआं और भौगोलिक स्थिति ली इसकी गुजरात का कच्छ क्षेत्र। कच्छ क्षेत्र में धोलावीरा स्थित है। धोलावीरा की खोज एवं उत्खनन, सर्वप्रथम अपन बात करेंगे खोज। तो 1967-68 में जगपति जोशी, जेपी जोशी, जगपति जोशी के द्वारा धोलावीरा की खोज की गई तथा उत्खनन करता थे 1990-91 में उत्खनन करता थे R.S. बिष्ट। R.S. बिष्ट के द्वारा धोलावीरा का उत्खनन कार्य करवाया गया। धोलावीरा में देखिए क्या प्राप्त होता है। धोलावीरा में खेल स्टेडियम, या आप कहेंगे इसको क्रीड़ा स्थल, आधुनिक जो आपके खेल स्टेडियम है उसी तरह का एक खेल स्टेडियम धोलावीरा से प्राप्त होता है, जिसमें सोपान टाइप
दर्शकों के बैठने के लिए व्यवस्था भी थी। और इसी खेल स्टेडियम की दीवार में एक सूचना पट लगा हुआ था और यह सूचना पट विश्व का सबसे प्राचीन सूचना पट है। तो विश्व का सबसे प्राचीन सूचना पट जो पाया गया वो कहां से पाया गया? धोलावीरा से पाया गया। दूसरी बात, इसी धोलावीरा से जल संग्रहण के प्रमाण प्राप्त होते हैं। एक तालाब के अवशेष मिलते हैं और यह तालाब इतना बड़ा है कि इसमें 2,50,000 घन लीटर जल एकत्रित किया जा सकता था। इसी के साथ धोलावीरा से एक 37 सेमी लंबी पत्थर से निर्मित नेवले की आकृति आदि चीजें धोलावीरा से प्राप्त हुई है। और संभवतः धोलावीरा भारत में पाया गया सबसे बड़ा स्थान था क्षेत्रफल की दृष्टि से। और धोलावीरा के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा स्थान था वो था राखी गड्ढी। तो दोस्तों एक बार फिर देख लीजिए, धोलावीरा, धोलावीरा का शाब्दिक अर्थ है सफेद कुआं। कहां है? गुजरात। गुजरात का कौन सा क्षेत्र? कच्छ क्षेत्र में स्थित है। खोज 1967-68 में जगपति जोशी के द्वारा इसकी खोज की गई और उत्खनन हुआ 1990-91 में। किसके द्वारा? RS बिष्ट के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। क्या प्राप्त होता है? एक तो है खेल स्टेडियम, इसी को आप कहेंगे क्रीड़ा स्थल, और संभवतः यह अंतर स्थलीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का स्थान था। इसी खेल स्टेडियम की दीवार में लगा हुआ सूचना पट, जो कि विश्व का सबसे प्राचीन सूचना पट माना जाता है, जल संग्रहण के प्रमाण यानी तालाब के अवशेष, और इस तालाब में 2,50,000 घन लीटर जल एकत्रित किया जा सकता था। और आगे है 37 सेमी लंबी एक नेवले की आकृति। तो यह था धोलावीरा। अब इससे आगे वाला अपन स्थान लेंगे सुरकोटड़ा। तो लीजिए, सुरकोटड़ा कहाँ है? यह भी गुजरात में कच्छ क्षेत्र में स्थित है। सुरकोटड़ा का उत्खनन 1964 ईस्वी में जगपति जोशी के द्वारा इसका उत्खनन कार्य करवाया गया। और सुरकोटड़ा के उत्खनन में सबसे महत्वपूर्ण जो चीज मिलती है वो है घोड़े का जबड़ा। घोड़े का जबड़ा प्राप्त हुआ है। और दूसरी जो चीज यहां से मिलती है, एक है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, आधुनिक मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। और घोड़े के अवशेष जो प्राप्त होते हैं वो कहां से प्राप्त होते हैं? सुरकोटड़ा से। अर्थात देखिए, लोथल, सुरकोटड़ा दोनों ही ऐसे स्थान थे
जहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं, जबकि अपन ने शुरू में पढ़ा था कि सिंधु घाटी जहां से घोड़े के अवशेष प्राप्त होते हैं। अब कुछ छोटी छोटी जानकारी है जिसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। देखिए, राखी गड्डी जो कि गुजरात हरियाणा के जींद के निकट स्थित है और इसकी खोज और उत्खनन खोजकर्ता सूरजभान और उत्खनन करता थे रफीक मुगल। इनके द्वारा खोज एवं उत्खनन हुई। राखी गड्डी भारत में धोलावीरा के बाद पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्थान, सबसे बड़ा स्थान था राखी गड्डी, जो कि धोलावीरा के बाद, अर्थात धोलावीरा सबसे बड़ा और उसके बाद जो स्थान था वो थी राखी गड्डी। राखी गड्डी से राख के ढेर एवं तिल और जौ के अवशेष प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हरियाणा का कुणाल, हरियाणा के कुणाल से चांदी से निर्मित 2 मुकुट प्राप्त होते हैं। आलमगीरपुर, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थान था, आलमगीरपुर जिला मेरठ यूपी से एक रोटी बनाने का चकला प्राप्त हुआ है तथा अन्य स्थानों से भी बहुत सारे अवशेष प्राप्त हुए हैं। सबसे महत्वपूर्ण जो स्थान थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, रोपड़, लोथल, धोलावीरा, सुरकोटड़ा आदि का अपन ने अध्ययन कर लिया है। अब बात यह आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश कैसे हुआ। तो देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश की चर्चा करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किसी एक कारण से नहीं हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के अनेक कारण हैं। तो सबसे पहला जो कारण लेंगे वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। देखिए, ओरेल स्टाइन अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल। कौन कौन है? ओरेल स्टाइन, अमलानंद घोष, डीपी अग्रवाल। इन विद्वानों का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जो हुआ वो जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुआ। एकाएक सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश नहीं हुआ है, धीरे धीरे जलवायु परिवर्तन हुआ और जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। जो किन विद्वानों की मान्यता है? ओरेल स्टाइन, अमलानंद घोष और डीपी अग्रवाल के द्वारा यह माना गया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश जो है वो जलवायु परिवर्तन के द्वारा हुआ। दूसरा कारण लेते हैं बाह्य आक्रमण। और बाह्य आक्रमण में देखिए, एक विद्वान है जिनका नाम है मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश बाह्य आक्रमण से हुआ और मार्टिमर व्हीलर सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का उत्तरदायी
मानते हैं इंद्र को। किसको मानते हैं? इंद्र को, कि इंद्र ने सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया और इस कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता है और पुर का मतलब होता है नगर। तो आपको शुरू में ही बताया गया था कि भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता थी, अर्थात नगरों को और दुर्गों का विनाशक जो था वो इंद्र था। इसी कारण से मार्टिमर व्हीलर ने इंद्र को सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी माना है। तीसरा जो कारण है वो है बाढ़। तो देखिए दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा विनाश का जो कारण था वो था बाढ़, और इस बाढ़ को सिंधु घाटी सभ्यता के लिए विनाश का उत्तरदायी जो मानते हैं वो है जॉन मार्शल। और इन जॉन मार्शल का मत है कि बार बार नदियों में बाढ़ आई और नदियों में बाढ़ आने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। संभवतः सिंधु नदी में 7 बार बाढ़ आई, क्योंकि खुदाई में 7 स्तर पाए गए हैं। तो इस बात को प्रमाणित करते हैं कि यह सिंधु नदी में 7 बार बाढ़ आई होगी और बाढ़ के कारण ही सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। महामारी। विद्वान है जिनका नाम है KUR केनेडी। KUR केनेडी का मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश किसी महामारी से हुआ होगा, और KUR केनेडी का यह मानना है कि सिंधु घाटी सभ्यता मलेरिया महामारी के कारण इसका विनाश हुआ होगा। मलेरिया को सिंधु घाटी सभ्यता के लिए विनाश के लिए उत्तरदायी मानने वाले हैं विद्वान KUR केनेडी। और भी बहुत से कारण हैं जिससे सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। जैसे प्राकृतिक आपदा लेते हैं तो प्राकृतिक आपदा में आपको मैंने बताया था कि कालीबंगा में भूकंप के अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो संभवतः कालीबंगा का विनाश भूकंप से हुआ होगा। नदियों का मार्ग परिवर्तन, इससे भी सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ होगा। तथा अन्य विद्वानों का एक मत और है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के घर पक्की ईंटों से बने हुए थे, उनको ईंट पकाने के लिए लकड़ियों की आवश्यकता थी, तो इन लोगों ने जंगलों की कटाई की, जिससे अनावृष्टि हुई और अनावृष्टि के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। यह सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी कारण है। फिर देख लीजिए जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन को ओरेल स्टाइन, अमलानंद घोष और DP अग्रवाल ये सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी कारक मानते हैं जलवायु परिवर्तन को। बाह्य आक्रमण, मार्टिमर व्हीलर का मानना है कि बाह्य आक्रमण से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, और मार्टिमर व्हीलर ने इंद्र को सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए उत्तरदायी ठहराया। KUR केनेडी का मानना है कि मलेरिया से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ। इधर जॉन मार्शल का मानना है कि बाढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हुआ, और स्पष्ट रूप से सिंधु नदी में 7 बार बाढ़ के प्रमाण भी प्राप्त होते हैं, तो संभवतः मोहनजोदड़ो का विनाश बाढ़ से ही हुआ होगा। इधर कालीबंगा से भूकंप के अवशेष मिलते हैं, तो संभवतः भूकंप से कालीबंगा का विनाश रहा होगा। किसी एक स्थान के लिए कोई एक कारक उत्तरदायी नहीं है, अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के लिए किसी एक कारक को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। अलग अलग स्थानों का अलग अलग कारणों से विनाश हुआ। इसी के साथ आपका सिंधु घाटी सभ्यता का टॉपिक समाप्त होता है।